अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अटाइटिस मीडिया। अटाइटिस मीडिया क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है, वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो ये अटाइटिस मीडिया जो है, नाम से ज़ाहिर है कि ये मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। इसके बुनियादी तौर पर तीन टाइप्स है। नंबर फर्स्ट जो है हमारे साथ वो है एक्यूट अटाइटिस मीडिया, यानी जो एक्यूट का मतलब ये होता है कि जो एक छोटे अरसे के लिए एक बीमारी आ जाए, यानी 3 से 4 दिनों के लिए ये बीमारी होती है एक्यूट अटाइटिस मीडिया, और फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। नंबर 2 पे हमारे साथ है अटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। ये भी अटाइटिस मीडिया का एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एफ्यूजन कान से फ्लूइड या पस जो है वो भी निकलता है। और नंबर 3 पे हमारे साथ क्या है, क्रोनिक अटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। क्रोनिक अटाइटिस मीडिया, क्रोनिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो कि ज़्यादा अरसे के लिए होती है। तो क्रोनिक अटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन में ये होता है कि एक तो ये बीमारी अटाइटिस मीडिया ज़्यादा अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए होती है, और दूसरा इससे कान से एफ्यूजन या फ्लूइड वगैरह भी पस लाइक येलोविश फ्लूइड निकलता है। तो ये थर्ड टाइप हमारे साथ हो गया। इसमें क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? द ईयर फिल्ड कैविटी कॉल्ड टेम्पेनिक कैविटी बिहाइंड द ईयर ड्रम दैट कंटेन ऑसिकल्स इज इन्फ्लेम्ड एंड फिल्ड विद फ्लूइड। क्या होता है, हमारा जो ईयर है वो डायग्राम में अगर हम देख ले तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। ये अगर हमारा ईयर है, इसकी आउटर ईयर जो है ये स्ट्रक्चर है, मिडल ईयर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और इनर ईयर जो है वो एंड में मौजूद है। तो ये जो आउटर ईयर है, इसके एंड में क्या होता है, ईयर ड्रम मौजूद होता है। इस ईयर ड्रम के बैक साइड पे, इसके बिहाइंड में क्या होते हैं, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये 3 स्मॉल बोन्स है जिनको कलेक्टिवली ऑसिकल्स हम कहते हैं। ऑसिकल्स इनको कहा जाता है। तो ये ऑसिकल्स जो है ये जिस रीजन में मौजूद होते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, उस रीजन को ये यहाँ पर हमने लिखा भी है, टेम्पेनिक कैविटी कहते हैं। ये ईयर फिल्ड होता है, इसमें ईयर मौजूद होती है, और ये मिडल ईयर का हिस्सा है। यहाँ से डायग्राम से ये क्लियर है कि ये ऑसिकल्स और ये जो कैविटी है, ये वाली रीजन, ये वाली रीजन जो है, ये कैविटी, ये क्या है, ये जो रीजन है, ये वाली, ये टेम्पेनिक कैविटी कहलाती है, और यहाँ पर ऑसिकल्स मौजूद है। तो मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि यहाँ पर लिखा है कि ये जो कैविटी है, ये अगर इसमें फ्लूइड फिल हो जाए और इसमें इन्फ्लेमेशन, सोजन पैदा हो जाए, तो ये कंडीशन जो है ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को हम अटाइटिस मीडिया कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है अटाइटिस मीडिया है, इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन में, या जो हमारे साथ बच्चे होते हैं, वो उनमें ये बीमारी बहुत कॉमन है। तो इसकी क्या वजह है, ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चिल्ड्रन बिटवीन 3 months to 3 years एज आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाई अटाइटिस मीडिया। तो जो बच्चे 3 माह से लेकर 3 साल तक की उम्र वाले बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी जो है वो कॉमन होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हॉरिजेंटल फ्लैट पोजीशन ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये ईयर है, ईयर के मुख्तलिफ पार्ट्स है, और ये जो कैनाल है, इस कैनाल को क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर रेड कलर में हमने लिखा है, इसको यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है ये मिडल ईयर की जो कैविटी है, इसको कनेक्ट करती है टू द फेरेंक्स या टू द थ्रोट। ये हमारे थ्रोट के साथ ईयर की कनेक्शन जो है वो पैदा करती है, ईयर को कनेक्ट करती है, और मिडल ईयर और आउटर ईयर और ये जो हमारा जो फेरेंक्स है, उसमें जो ईयर प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखा जाता है। उसको ईयर प्रेशर जो है यहाँ पर एक प्रॉपर लिमिट में रखा जाता है। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो है ये क्या है, ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, ये एडल्ट की ईयर की डायग्राम है और यूस्टेचियन ट्यूब है। तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में अगर ये ईयर कैनाल है, ये इस तरह जा रहा है, तो यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो डायरेक्टली वर्टिकल कंडीशन में आ गई है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, वर्टिकल इसकी पोजीशन है। बच्चों में क्या होता है, ये अगर एडल्ट का है, एडल्ट की जो यूस्टेचियन ट्यूब है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह है,
इस तरह हॉरिजेंटल होता है ईयर कैनाल और फिर वो वर्टिकल कंडीशन में आ जाता है, वर्टिकल पोजीशन में यूस्टेचियन ट्यूब फिर आ जाता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये यूस्टेचियन ट्यूब ईयर कैनाल के साथ इस तरह हॉरिजेंटल होता है, उसमें ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बच्चों में जो ये यूस्टेचियन ट्यूब की स्ट्रक्चर है वो क्या है, पोजीशन है वो फ्लैट है या हॉरिजेंटल है, तो इसकी ड्रेनेज आसानी से नहीं हो पाती। जो बच्चों में जो हॉरिजेंटल कंडीशन है, इस तरह हॉरिजेंटल पोजीशन में यूस्टेचियन ट्यूब मौजूद होता है तो उसकी ड्रेनेज आसानी से नहीं होती। और अगर फेरिंग से यहाँ पर कोई फ्लूइड आ जाए या यहाँ से अगर फ्लूइड यहाँ पर फिल्ड अप हो जाए तो उसकी ड्रेनेज आसानी से नहीं होती। और एडल्ट्स में ये आसानी से ड्रेनेज हो जाती है क्योंकि वो वर्टिकल कंडीशन में मौजूद होता है। तो यही वजह है कि बच्चों में हॉरिजेंटल कंडीशन, यूस्टेचियन ट्यूब की हॉरिजेंटल कंडीशन की वजह से उसकी ड्रेनेज आसानी से नहीं हो पाती और ये इन्फेक्शन, ये इन्फ्लामेशन, यहाँ पर जो फ्लूइड फिल्ड अप होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है इन द चिल्ड्रन। तो ये जो है इसकी वजह है। अच्छा, अटाइटिस मीडिया में होता क्या है, ये प्रॉब्लम किस तरह एराइज हो जाती है? तो एक्चुअली यूस्टेचियन ट्यूब लिंक्स द मिडल ईयर विद थ्रोट। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो हमारा मिडल ईयर है ये इस यूस्टेचियन ट्यूब के ज़रिए थ्रोट या फेरिंग के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और इस कनेक्शन की एक ख़ास वजह है, वो ये है कि यूस्टेचियन ट्यूब इक्वलाइज द ईयर प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड आउटर ईयर। मिडल ईयर चूँकि एक दरमियान में एक ऐसा रीजन है जिसकी आउटर एनवायरनमेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, तो ये यूस्टेचियन ट्यूब इसको ईयर प्रेशर जो है, इसका ईयर प्रेशर जो है वो आउटर ईयर के साथ इक्वलाइज करता है, सेम बनाता है, इक्वल करता है। इफ यूस्टेचियन ट्यूब इज इन्फ्लेम्ड और ब्लॉक्ड, अगर इस यूस्टेचियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, यहाँ पर इसमें जिस तरह नज़र आ रहा है ये ब्लॉक है या इन्फ्लेमेशन है, सोजन इसमें पैदा हो गया है, तो क्या हो गया, क्या होगा, ये जो है ये ड्रेनेज जो है, यहाँ पर अगर फ्लूइड है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी ड्रेनेज जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉकेज है, रास्ता जो है वो बंद है। लिहाजा if eustachian tube is inflamed or blocked, drainage from the middle ear is stop, फिर ड्रेनेज नहीं होगी, फिर यहाँ से वो ये जो मिडल ईयर है, ये जो टेम्पेनिक कैविटी है वो उसकी ड्रेनेज नहीं होगी, उससे वो लिक्विड या फ्लूइड जो है वो नीचे नहीं आएगा, वो क्लियर नहीं होगा। लिहाजा क्या होगा, फ्लूइड बिल्ड अप बिहाइंड द ईयर ड्रम। ये जो ईयर ड्रम है इसके पीछे जो है, ये ईयर ड्रम है, इसके पीछे, इसके बिहाइंड में ये जो रीजन है टेम्पेनिक कैविटी जो है वो फिल्ड अप होगा, यहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप होगा, जमा होना शुरू होगा। और इस फ्लूइड बिल्डअप की वजह से क्या होगा, फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये फ्लूइड, ये इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर जो फ्लूइड फिल्ड अप होगा, यहाँ पर जो पस या फ्लूइड हमारे साथ वो बिल्डअप होगा, जमा होगा, तो वो एक रीजन होगा, एक ऐसा मतलब बैक्टीरिया के लिए और वायरसेस के लिए वो एक सूटेबल कंडीशन होगी जहाँ पर वो अपनी ग्रोथ करेंगे और इन्फेक्शन या जो अटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अब हम आते हैं अटाइटिस मीडिया के काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि टेम्पेनिक कैविटी में जो कि ईयर ड्रम के बिहाइंड या पीछे मौजूद होता है, यहाँ पर अगर फ्लूइड फिल्ड अप हो जाए, फ्लूइड यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाए, तो ये रीजन जो है इस फ्लूइड में, इस फिल्ड फ्लूइड में क्या होगा, वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो बहुत आसानी से उसमें ग्रो कर सकते हैं और ये रीजन जो है उसके लिए इन्फेक्शन का साइड बन जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन होगा। और कौन से बैक्टीरिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है हमारे साथ, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है, ये ऐसे दो स्पीशीज़ है जो कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काज करते हैं अटाइटिस मीडिया की सूरत में। इसके अलावा एलर्जी या कोल्ड जो है, नज़ला ज़ुकाम
ज़ुकाम एलर्जीज़ वगैरह की सूरत में भी क्या हो सकता है, अटाइटिस मीडिया जो है वो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो हो जाता है, और जब यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर ब्लॉकेज होगा तो यहाँ पर ऊपर फ्लूइड जो है वो बिल्डअप होना शुरू होगा। तो ये कुछ इसके मेन कॉजेज़ है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज़ भी हो सकती है कि अगर बच्चा जो है, एक बच्चा है, एक इंडिविजुअल है, एडल्ट भी हो सकता है, उसको क्या है, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, वो एक मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं खा रहा है, लिहाजा उसके जिस्म में न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज़ होगी, उनके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, और ऐसे इंडिविजुअल जो है वो अटाइटिस मीडिया उनमें उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स इसके अलावा भी है, यानी स्मोकिंग इन होम। एक घर है उसमें जो उनके पेरेंट्स है या दूसरे इंडिविजुअल्स है वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग जिन घरों जिन रीजन्स में होता है, अगर वहाँ पर बच्चे भी मौजूद है तो उन बच्चों में ये अटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे साथ है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है, यानी अगर एक घराना है, एक फैमिली है, उसमें उससे पहले बच्चों में जो है अटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम पैदा हुआ था, तो आने वाले बच्चों में ये जो है ये हो सकता है, अटाइटिस मीडिया के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एक पेरेंट है या दोनों पेरेंट्स में ये अटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम पहले हुआ था, तो पास्ट में माजी में ये हुआ था, तो उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे हमारे साथ है वीक इम्यून सिस्टम। ये जाहिर सी बात है, जिन बच्चों के इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होंगे, वो उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर होगा, तो उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 8 नंबर पर हमारे साथ जो पॉइंट है वो है किड्स अटेंडिंग डे केयर सेंटर। ऐसे सेंटर्स होते हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो मॉर्निंग टाइम में जॉब करते हैं, तो वो बच्चों को एक डे केयर सेंटर में जो है वो उनका दाखिला करवा देते हैं, वहाँ पर वो जो है उनकी प्रॉपर केयर की जाती है। तो एक डे केयर सेंटर में बहुत से बच्चे मुख्तलिफ़ फैमिलीज से आते हैं और एक सेंटर में जो है वो वहाँ पर खेलते हैं और मुख्तलिफ़ जो है उनकी जो है देखभाल की जाती है। तो ऐसे मुख्तलिफ़ फैमिलीज से जो बच्चे मौजूद होते हैं, एक सेंटर में, एक हाल के अंदर वो परवरिश पाते हैं। लिहाजा अगर एक बच्चे में भी अटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन हो या ये बैक्टीरिया उनके बॉडी में मौजूद हो, तो वो सारे बच्चे जो है वो रिस्क पर होते हैं, सारे बच्चों में ये जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है, उनको ट्रांसमिट हो सकता है। और इसके अलावा जो है 9 नंबर पर हमारे साथ है नो ब्रेस्ट फीडिंग। जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है वो जो है इस अटाइटिस मीडिया से ज़्यादातर बचे रहते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, नो ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों के चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग न होने की वजह से? वो नीचे लिखे गए हैं कि 10 नंबर पर बॉटल फीडिंग। बॉटल, जाहिर सी बात है, अगर माँ उसकी मदर जो है बच्चे को फीडिंग नहीं करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, तो उस बच्चे को बोतल या फीडर के ज़रिए वो जो है फीडिंग करता होगा। तो जब वो बच्चा बोतल के ज़रिए मिल्क या कोई और लिक्विड जो है वो फीड कर रहा है और वो बच्चा जो है वो अपने बैक साइड पे, अपने पीठ के बिल, अपनी वेस्ट जो है वो उसकी बेड पर मौजूद है या नीचे कोई और सरफेस है वहाँ पर लेटा हुआ है, उस तरह वो फीडिंग कर रहा है। तो इस तरीके से फीडिंग करने की वजह से, बोतल फीडिंग करने की वजह से क्या होता है, वो जो फीड कर रहा है, जो लिक्विड, जो मिल्क वो फीड कर रहा है, तो वो जो है उसके यूस्टेचियन ट्यूब में, यहाँ पर अगर फेरिंक्स मौजूद है तो उस फेरिंक्स से वो इसके यूस्टेचियन ट्यूब में वो वो लिक्विड जो है वो आ सकता है और यहाँ पर वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो ये कुछ काजेस थी या रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बच्चों में अटाइटिस मीडिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स यानी अलामात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स में ये है कि सडन सीवियर ईयर पेन। जब अटाइटिस मीडिया का मसला पैदा हो जाता है तो कान में अचानक एक सीवियर, एक बहुत तेज़ जो है दर्द जो है वो महसूस हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चे जो है वो चूँकि अपनी मसला जो है, अपना मसला वो बयान नहीं कर सकते, लिहाजा दे पुल दियर ईयर, पुलिंग अप ईयर एंड क्राइंग। वो अपनी कान जो है उसको खींचते रहते हैं और रोते हैं, बहुत सीवियरली जो है उनको पेन महसूस होता है। इसके अलावा 3rd नंबर पर डीफनेस लिखा है कि
आपको जो है टेम्परली कुछ अरसे के लिए डीफनेस आपका एक कान जो है वो आप उससे सुन नहीं सकते। फिर इसके अलावा नंबर 4 जो है फीवर और हेडेक, आपको बुखार जो है वो स्टार्ट होगा और हेडेक सर दर्द जो है वो महसूस होगा। 5 नंबर पे लिखते हैं इरिटेबिलिटी, यानी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और हसासियत जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ ईयर, आपको इस तरह महसूस होगा कि ये ईयर जो है वो फुल हो गया है, उसके अंदर कोई लिक्विड है, कोई पानी जो है वो भर गया है, लिहाजा फुलनेस ऑफ ईयर जो है वो महसूस होता है। इसके अलावा टेनिटस और रिंगिंग एंड बजिंग इन द ईयर। टेनिटस क्या है, आप जब ऑटिटिस मीडिया का मसला आपको पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके ईयर में, आपके कान में आपको सीटियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो है वो महसूस होंगी और इस मसले को टेनिटस या रिंगिंग एंड बजिंग ऑफ द ईयर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिखते हैं चेंज इन स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और क्या किस तरह डिस्टर्ब होगा, या आपको ज़्यादा नींद आएगी या आपको नींद कम आएगी, लिहाजा स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ जाती है। 9 नंबर पे लिखते हैं फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द ईयर। जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि बाज़ केसेस में, बाज़ ऑटिटिस मीडिया के केसेस में आपके ईयर से लिक्विड जो है वो लीक होगा, एफ्यूशन होगा, तो वो जो येलोविश फस लाइक फ्लूइड है वो आपके कान से निकलेगा। इसके अलावा आपको नंबर 10 पे लिखते हैं नासिया का मसला होगा। ऑटिटिस मीडिया के पेशेंट में नासिया या मतली का मसला होता है, उनका दिल ख़राब हो जाता है और उनको उल्टियों की कैफियत जो है वो महसूस होती है। 11 नंबर पर क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ऑटिटिस मीडिया इन्फेक्शन की वजह से आपका जो एपेटाइट है या मतलब भूख न लगना जो है वो पैदा हो जाता है। एपेटाइट जो है वो भूख को कहते हैं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख नहीं लगता, फिर भूख नहीं लगती। इसके अलावा 12 नंबर पर लिखते हैं डिफ़िकल्टी इन हियरिंग एंड स्पीकिंग। जाहिर सी बात है, जब आप के कान में मसला होगा तो आपको सुनने में दुश्वारी महसूस होगी और जब आप बात सुनेंगे नहीं तो आप बोलने से भी कासिर रहेंगे, लिहाजा बोलने और सुनने में जो है वो मसला पैदा हो जाता है, मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट लिखते हैं ओकेजनली ईयर ड्रम बर्स्ट। ये जो ईयर ड्रम है जो यहाँ पर मौजूद, अगर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इस ईयर ड्रम पे प्रेशर बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा और ये जो है ये ईयर ड्रम जो है वो बर्स्ट हो जाता है, बाद औक़ात ये रप्चर हो जाता है, यहाँ पर परफोरेशन होल्स बन जाते हैं। तो वो सारा लिक्विड, अगर यहाँ पर लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, यहाँ पर लिक्विड मौजूद है, तो वो इस रास्ते से बाहर निकलेगा, आपके ईयर से बाहर निकल आएगा। तो इस बर्स्टिंग ऑफ द ईयर ड्रम की वजह से डिस्चार्ज या पस हो जाता है। यहाँ जो पस, जो लिक्विड भरा हुआ है, जहाँ पर बिल्डअप हो गया है, वो आपके ईयर से इस तरह बाहर निकलेगा और जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इट रिलीव्स द पेन। ये जो है इस बर्स्टिंग की वजह से और ये जो लिक्विड डिस्चार्ज हो गया है यहाँ से जो निकला है, तो उस वजह से वो पेन जो है वो उसको रिलीफ मिल जाती है, आपको वो दर्द जो होता है वो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो एयर ड्रम रप्चर हो जाती है तो ये विद इन वीक्स, ये चंद हफ्तों में क्या हो जाती है, उसकी रीग्रोथ हो जाती है और वो रिकवरी उसकी हो जाती है। वो एयर ड्रम जो है वो वापस जो है वो उसकी कवर बन जाती है और वो अपनी पुरानी सेहतमंद हालत में आ जाती है। ऑटिटिस मीडिया का ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है, तो ये बात याद रखने की है कि 80% केसेस ऑफ ऑटिटिस मीडिया क्लियर अप विद इन 3 to 4 days विदाउट ट्रीटमेंट। ज़्यादातर केसेस यानी 80% केसेस इस तरह होते हैं कि ये मसला बच्चों में पैदा हो जाता है, ऑटिटिस मीडिया का, उनके ईयर में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और वो विदाउट ट्रीटमेंट अपने ही इम्यून सिस्टम की वजह से वो ठीक हो जाता है विद इन 3 to 4 days। और इसके अलावा द रप्चर ईयर ड्रम आल्सो हील्स विदाउट ट्रीटमेंट। जो ईयर ड्रम रप्चर हुआ है, जो लीकेज हुआ है ईयर ड्रम में, जो परफोरेशन या वहाँ पर जो होल्स बन गए हैं, वहाँ पर रप्चरिंग हो गई है, वो ईयर ड्रम भी जो है वो रिकवर कर जाती है, वो भी हील हो जाती है और वो मसला ठीक हो जाता है विद इन फ्यू वीक्स विदाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बगैर जो है वो ये सारा मसला ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्रॉनिक ऑटिटिस मीडिया
मीडिया हो सकती है, लिहाजा उसके लिए फिर ट्रीटमेंट लाजमी हो जाता है। फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं जो बैक्टीरिया अटाइटिस मीडिया को काज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक टैबलेट इस्तेमाल किए जाते हैं, सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों के लिए। अमूमन ग्रेन्यूल्स लिक्विड शक्ल में जो है वो पाउडर शक्ल में जो है वो ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और वो लिक्विड उसमें पानी जो है वो मिक्स किया जाता है और लिक्विड हालत में बच्चों को वो पिलाया जाता है। इसके अलावा पेन किलर्स जो है वो मेडिसिन दी जाती है, लिक्विड सिरप की शक्ल में पेन किलर्स दी जाती है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स वो अद्वियात है जो कि बुखार को कम करती है, पैरासीटामोल एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है एंटीपायरेटिक्स कहलाती है जो बुखार को कम करती है। और इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन जो है वो ज़रूरी है, सफाई जो है वो ज़रूरी है ताकि इन इन्फेक्शन से ख़ुद को बचाया जाए और अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो मज़ीद इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया जाए। तो हाइजीन में ये आएगा कि आप गंदे पानी में बच्चे जो नहाते हैं, लिहाजा गंदे पानी में नहीं नहाना चाहिए और कानों की सफाई जो है वो करनी चाहिए। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक अटाइटिस मीडिया। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में हम मज़ीद इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।